बिफोर प्रोसीडिंग विद द एनालिसिस ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ हम अपने कोर्स को किस तरह से अप्रोच करें। जो आपका ये जो सिलेबस है मैथ्स का, वो 6 यूनिट में डिवाइड है। कितनी यूनिट में होता है? 6 यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में जो आपका आता है वो आता है चैप्टर 1 एंड चैप्टर, ये आपका यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट 2। यूनिट 2 में आएगा चैप्टर, यूनिट 2 में आता है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। सबसे बड़ी यूनिट आपने मैथ्स में सुना होगा एक वर्ड, कैलकुलस। कैलकुलस जो है आपका वो यूनिट 3 है। दिस इज कैलकुलस। चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 9 तक ये आपका सारा कैलकुलस। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट 4। और यूनिट 4 में हम करेंगे चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। फिर आता है यूनिट 5, इसमें आएगा आपका चैप्टर 2। इसमें एक ही चैप्टर है, एलपीपी। और फिर लास्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट 6, जिसमें आपका एक चैप्टर आता है चैप्टर 3। अब सर क्या हम इसी ऑर्डर में करेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? यूनिट 2 से। ये। अब देखो, वैसे होना नहीं चाहिए, मैं पहले भी ये बात हर सेशन में बोलता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, स्कूल में स्टार्ट तो इसी से किया जाता है, मोस्टली स्कूलों में यूनिट 2 से ही स्टार्ट किया जाता है, यही राइट ऑर्डर होता है। लेकिन उसके बाद डायरेक्टली यूनिट 3 में चले जाते हैं, वो गलत है। अगर आप यूनिट 3 पे जाते हो तो इसका जो बेस है वो यूनिट 1 है। अगर मैं मान लो यूनिट 2 के पास डायरेक्टली आपको कैलकुलस में लेके जाता हूँ, तो बहुत जगह क्या होगा कि मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा होता है, इस चैप्टर में आप ऐसा पढ़ोगे। पढ़ा नहीं है आपने? पढ़ोगे, या ऐसा होता है, रटवाने वाली बात होगा। तो आइडियल ऑर्डर क्या है? दिस इज फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे? यूनिट 1, फिर हम करेंगे यूनिट 3, फिर हम करेंगे यूनिट 4, फिर हम करेंगे यूनिट 5, और फिर हम करेंगे यूनिट 6। अच्छा सर, क्या यूनिट 3 के बाद देखो, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3 तो क्लियर है। लेकिन ये जो 3 यूनिट है, ये आप फिर कोई भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसके बाद यूनिट 6 कर लो, चाहे यूनिट 5 कर लो, चाहे यूनिट 4। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यूनिट 2 को स्टार्ट किया है, तो ये दोनों चैप्टर हमें पहले कंप्लीट कर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है वो इस पर बेस्ड, इसका जो कंसेप्ट है वो यूनिट 3 का है। ऐसे चैप्टर 1 जब हम कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर 1 का कंसेप्ट चैप्टर 2 में यूज होगा। यहाँ का समझ में आ गया? तो हम कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूनिट 2। और यूनिट 2 में सबसे पहला चैप्टर हम क्या करेंगे? चैप्टर 3 करें स्टार्ट। ठीक है। तो स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं वो चैप्टर 3 से करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैट्रिक्स। कहीं और पढ़ा है आपने अभी तक? कहीं है? आई डोंट थिंक आपने कहीं पढ़ा होगा, ये सुना भी होगा इसके बारे में। देखो, मैट्रिसेस को आप मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा मैट्रिसेस को आप मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। यू कैन राइट इट एज मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। सर फर्क क्या होता है? फर्क कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ ये है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है और मैट्रिसेस क्या होता है? प्लूरल। पहली बात ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई मैट्रिक्स कहता है तो भी बात इसी की हो रही है। द ओनली डिफरेंस इज की बात हो रही है सिंगुलर फॉर्म, और मैट्रिक्स इसका मतलब होता है उसका प्लूरल कंसेप्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। देखो, इट इज अ, अगर मैं मैट्रिसेस की बात करता हूँ तो मैट्रिसेस क्या होता है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। व्हाट इज मैट्रिसेस? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। It is a rectangular arrangement of elements or functions. It is a rectangular arrangement of elements or functions. बात समझ में आ गई? ठीक है। मैट्रिक्स का सिंबल होता है कैपिटल अल्फाबेट। जैसे मैंने कहा मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B। अच्छा, लिखा कैसे आता है? जैसे मैट्रिक्स A है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, फंक्शंस। आप नंबर्स भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नंबर। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 0। तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, एंड दिस इज मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी, मैंने मैट्रिक्स बी में क्या लिखा?
साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 tan x 0 0 cot x. It is a rectangular arrangement of function. It is a matrix. यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो जैसे मैंने कहा मैट्रिक्स है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए आई जे एम क्रॉस है। अब सर ये है क्या? देखो ये जो एम क्रॉस है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो ए है, ए ये होता है एलिमेंट। ये क्या होता है? एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक मैट्रिक्स हमें लिखनी है। वी हैव टू राइट डाउन अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाय 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाय 2। तो देखो 2 बाय 2 का मतलब क्या होता है? अब ऑर्डर क्या है? ये जो एम होता है ये ऑर्डर है ना, बात ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो रही है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो आप एग्री करते हो ये एम है और ये क्या है? ये है। तो व्हाट इज एम हियर? एम इज नंबर ऑफ रोज। एम यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ रोज। तो एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। और समझ में आ गया? एम क्या है? नंबर ऑफ रोज और एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। अब इसका मतलब समझो। देखो ये हो गया मैट्रिक्स। अब ये मैंने डैश लगाया। क्या आप एग्री करते हो? अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या आप एग्री करते हो ये जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टली, इसको हम रो कहते हैं। एग्री करते हो? इस तरह से ये भी एक रो है और ये भी एक रो है। तो सबसे ऊपर वाली जो रो है ये हो गया R1। उसके बाद ये जो रो है ये हो गया R2। उसके बाद ये जो रो है ये R3 होगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ। क्या आप एग्री करते हो ये हो, इसको वर्टिकली, इसको हम कॉलम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दीदी। फर्स्ट डे लेट है। क्या आप एग्री करते हो ये जो वर्टिकल लाइंस है इस तरह से अगर मैं देखूं तो ये कॉलम है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो अगर मैं कॉलम के रिस्पेक्ट में लिखूं तो ये क्या हो गया? C1 C2 C3। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको ऑर्डर बताया था M/N बताया था। इसका मतलब पहले हम लिखते हैं कितनी रोज है, फिर हम लिखते हैं कितना कॉलम है। अगर आप इस मैट्रिक्स की बात करो तो बताओ इसमें कितनी रोज है? 3 1 2 3। 3/3। और कॉलम में कितने हैं? 1 2 3। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो तो हमें समझ में आ गया 3/3। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3/3। अब बात करते हैं, फिर मैंने क्या कहा था आपको, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मैट्रिक्स की उसमें ए जो होता है वो एलिमेंट होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मैट्रिक्स की उसमें ए क्या होता है? एलिमेंट। तो ये ए है, एक एलिमेंट ये है। फिर यहाँ पे भी एलिमेंट ए आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अब ध्यान से देखना, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट क्या है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, देखो ये वाला जो ए है ये कौन सी रो में है? फर्स्ट। अब देखो ये जो आप ए आई जे लिखते हो, इसमें आई जो रिप्रेजेंट करता है वो उसकी पोजीशन रिस्पेक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू रो, और जे दिखाता है उस एलिमेंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो ए है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है? जहां डाउट हो हैंड वेव कर दो। क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है? रो ऐसे देखो, कॉलम ऐसे देखो। नहीं दीदी, पहले क्या आता है? रो। तो ये फर्स्ट रो। ये किस में है? सेकंड रो में। ये किस में है? थर्ड रो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा आगे देखो, ये किस में है? फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम। अब देखो ये एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है तो 1, सेकंड कॉलम में है तो 2। अब आगे वाले का बता दो, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, एग्री करते हो, और थर्ड कॉलम में। अच्छा इसको देखो, ये जो एलिमेंट है सेकंड रो में है। अब रो देखते जाओ कॉलम। इसको मैं बोल सकता हूँ 2 2 2 3। ये हो गया 3 1 3 2 3 3। यहां तक कोई डाउट है तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। अभी तक क्या समझा आपने कि मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स।
मैट्रिक्स भी मैट्रिसेस ही होता है, लेकिन ये इसका सिंगुलर फॉर्म होता है, और मैट्रिसेस क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का एलिमेंट्स, नंबर और फंक्शन ऐसे कहते हैं। मैट्रिक्स का सिंबल कैपिटल अल्फाबेट्स होता है, ए बी कुछ भी आप ले सकते हो। फिर हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज मींस m, नंबर ऑफ कॉलम मींस n, और ए जो होता है एलिमेंट होता है, और आई जे जो होता है किस रो में, आई जे हो गया किस कॉलम। यहाँ तो सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा चलो, फिर इसके नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट से अभी तक जो आपने किया, पहले इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है पहले वो कर लेते हैं, फिर कंसेप्ट पर वापस। देखो जी, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 3.1, और ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज 3.1 का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखो क्या आपका, योर क्वेश्चन इज इन द मैट्रिक्स ए, ये आपकी मैट्रिक्स ए है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फटाफट बता दो। 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3 4 कॉलम। तो इतना तो आप एग्री करते हो कि सर इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ये क्या होगा, ये होगा 3 रोज 4 कॉलम, एम आई राइट। ऑर्डर को यहां लिखा जाता है तो मैं यहां लिख दूं, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो। नंबर ऑफ एलिमेंट में कुछ नहीं करना होता, जो इसका प्रोडक्ट है वही नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। 3 × 4 क्या होगा, 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जहां तक बात आती है, ये हो गया 12। चलो जी, ये भी हो गया। अब ये फटाफट बता दो, कौन सा एलिमेंट जो इस 1 3 पोजिशन पर है, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये है, तो ये हो गया 9। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हो गया 9। फिर कौन सा एलिमेंट जो है वो 2 1 पोजिशन पर है, तो सेकेंड रो और 1 कॉलम, तो ये हो गया जी 35, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने कहा कौन सा एलिमेंट जो है वो A 3 3 पोजिशन पर है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मैं बोलूं -5, तो ये हो गया जी -5। फिर आपने कहा कौन सा एलिमेंट ऐसा जो सेकंड रो फोर्थ कॉलम में 12, तो ये हो गया A 2 4, ये कितना हो गया आपका 12। फिर आ गया A 2 3, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या हो गया 5/2, ये हो गया 5/2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो हमने कंसेप्ट किया था ये उसी पर बेस्ड था क्वेश्चन। 3.1 का क्वेश्चन 2 का मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कुछ नहीं करना, बस इसको फैक्टर्स फॉर्म में लिखो। भैया ये 24 है, 1 × 24 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 × 1 भी लिख सकते हैं, फिर 2 × 12 भी लिख सकते हो, तो 12 × 2 भी लिख सकते हो, फिर 3 × 8, तो 8 × 3 भी लिख सकते हो, 4 × 6, 6 × 4, आई थिंक और तो कुछ नहीं है, नहीं होगा ना। तो बस यही पॉसिबल ऑर्डर है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं, तो हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 1 रो और 24 कॉलम, या हम 24 एलिमेंट से 24 रो और 1 कॉलम की मैट्रिक्स बना सकते हैं, या हम 24 एलिमेंट से 2 रो 12 कॉलम की मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 12 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 3 रोज और 8 कॉलम की मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऐसे ऐसे हम ये मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, तो यही सेम चीज दोबारा कर दो। 13 तो भैया आपको पता है प्राइम नंबर होता है, तो 1 × 13 या 13 × 1, तो यही पॉसिबल ऑर्डर इसमें होगा, यही पॉसिबल ऑर्डर इसमें, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ, चले आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो क्या करना है आपको, आप लिखोगे 18, पहले 1 से शुरू करो तो क्या लिखोगे, 1 × 18, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब 18 के साथ भी क्या हो जाएगा, 18 × 1, अब 2 पर आ जाओ, 2/9, 9/2, 3 पर आ जाओ, 3/6, तो 6/3, 7 नहीं होता है। बस यही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। फिर कहा जा रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट, 5 अगेन प्राइम नंबर है, तो 1 × 5, 5 × 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। चलो जी, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्टेड 2/2 मैट्रिक्स। तुम्हारी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता है, बस आप सिंपल सी बात ये बताओ, क्या आप एग्री करते हो, से द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए, मैं उसको ए ले लूं, ठीक है। अब 2/2 का मतलब मुझे इतना पता है उसमें 2 तो रो होनी चाहिए,
तो दो उसमें क्या होनी चाहिए, कॉलम। तो यानी कि इस पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो A11, यहाँ जो होगा A12, यहाँ जो होगा वो होगा A21, और यहाँ जो होगा वो होगा A22। यानी कि फर्स्ट पार्ट है चाहे सेकंड है चाहे थर्ड है, सभी में हमें फाइंड क्या करना है, ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करना। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स से अगर मुझे बनानी है या उसको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले मुझे फाइंड करना है A11। और देखो यहाँ पे AIJ की वैल्यू क्या है, I+J होल स्क्वायर। अब I क्या होता है, रो, J क्या होता है, कॉलम। तो क्या आप एग्री करते हो, यानी कि ये हो जाएगा 1+1 होल पावर 2 अपॉन में 2। और 1+1 क्या होगा, 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4/2 क्या होगा 2। तो A11 तो आ गया। इसी तरह से A12, अब I की जगह तो आप 1 लिखोगे, लेकिन J की जगह क्या होगा 2, IJ। तो I की जगह क्या है 1 है और J की जगह 2 है, और होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, 2+1 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9/2। चलो जी, ये भी हो गया, A12 भी हो गया। अब हम आते हैं A21। तो आपने लिखा A21, A21 में क्या हो जाएगा, फिर I की जगह क्या आएगा 2, आई थिंक वैल्यू तो सेम ही आएगी। ये भी हो गया 9/2, ये भी हो गया। अब आपको फाइंड करना है A22, A22। तो आपने लिखा A22, अब I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, होल पावर 2/2, 2+2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, जो कि क्या होगा 8। तो कैन आई से दैट, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए होगी वो क्या होगी A11 की वैल्यू क्या है 2, A12 की वैल्यू क्या है 9/2, A21 की वैल्यू क्या है 9/2, और A22 की वैल्यू क्या है 8। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो चलो, इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब दिस इज द पार्ट। अब पार्ट 2 में क्या है, AIJ। अब हमें पता है कि सबसे पहले क्या चाहिए आपको, A11। तो बताओ जी फटाफट, A11 क्या होगा। सर 1/1 दैट इज 1, तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। व्हाट अबाउट A12, I की जगह 1, J की जगह 2, 1/2। व्हाट अबाउट A21, I की जगह 2, J की जगह 1 दैट इज 2। व्हाट अबाउट A22, यस 1। तो कैन आई से दैट इस केस में जो मैट्रिक्स ए होगी, A11 1, A12 1/2, A21 2 और A22 1, दिस विल बी द फाइनल आंसर। आ जाओ जी इस पर। पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड में क्या है, I+2J होल पावर 2/2। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ A11 क्या होगा, तो आप कहोगे सर I की जगह 1, J की जगह 1, होल पावर 2/2। तो 2+1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, एग्री करते हो। A22, I की जगह 2, J की जगह 2, होल पावर 2/2, 2 2 जा 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36/2 क्या होगा 18। देन A22 हो गया, A11 हो गया। अब क्या बनाते हैं, A12 बना दें। A12 क्या हो जाएगा जी, 1+2 × 2 होल पावर 2/2। तो 4+1 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25/2, गुड। अब क्या रह गया A21, A21 तो क्या हो जाएगा जी, I की जगह 2, J की जगह 1, होल पावर 2/2। तो 2 1 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16/2 क्या होगा 8। तो क्या आप एग्री, अब ध्यान से देखना क्योंकि ऑर्डर हमारा थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो मैट्रिक्स ये था क्या, A11, A12, A21, A22, A11 9/2। तो मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू 9/2, A12 25/2, ये हो गया 25/2। तो यहाँ पे लिखो आप 25/2। A21 8, तो ये हो गया जी आपका 8। A22 कितना है आपका 18, ये हो गया आपका 8। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया, ठीक है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय 3/4। अब क्या कह रहा है आपको, अब आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 रोज 4 कॉलम। पहले अगर रफली आप बनाओ या इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 रोज, तो R1, R2 और R3।
ये क्लियर है बात? और कॉलम कितने हैं? 4, C1, C2, C3, C। बताओ जी, तो क्या आप एग्री करते हो? फर्स्ट एलिमेंट जो होगा यहाँ पे वो होगा A11, A12, फिर क्या होगा A13 और A14, ऐसे क्या होगा A21, A22, A23, A24, देन A31, A32, A33 और A34। ये आपका इस तरह से फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड होमवर्क में रहेगा आपका। बहुत सिंपल है सेकंड। फर्स्ट पार्ट को देख के बताओ A11 क्या लगता है फटाफट। हाफ। देखो आई की जगह आएगा 1, तो -3 प्लस 1 कितना होगा -2, और मोड है तो -2 का क्या हो जाएगा 2, 2/2 1। इसमें कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है? आ जाओ जी A12 में। जब A12 में जाओगे तो यहां पर तो हो जाएगा -3, एग्री करते हो? और यहां पर हो जाएगा 2, -3 प्लस 2 क्या होगा -1, -1 मोड है तो क्या हो जाएगा 1, तो सीधा 1/2 ही हो जाएगा। छोड़ दो इसको, क्लियर हो गया? चलो जी, अब आ जाओ A13। A13 की वैल्यू क्या होगी? सर आई की जगह 1 रखो, -3, जे की जगह 3 रखो 0, -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया आपका 0। अब आ जाओ जी A14, A14 में क्या होगा? आई की जगह क्या हो जाएगा 1, तो -3, जे की जगह क्या होगा 4, 4 -3 क्या होगा 1, तो 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2। ये कितना हो गया आपका 1/, ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू हम लिखते हैं A21। A21 क्या होगा? सर ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा +1, तो -5। बोर्ड है तो माइनस तो आएगा नहीं, माइनस तो भूल जाओ, सीधा लिखो 5/, समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया 5/। फिर आ गया आपका A22। अब आई की जगह रखो 2, तो -3 इंटू 2 हो गया -6, प्लस में क्या हो गया 2, -6 प्लस 2 -4, माइनस को छोड़ दो, 4/2 क्या हो गया 2, तो मैं लिखूं 2, तो ये हो गया जी आपका 2। फिर आ जाओ A23। A23 में क्या होगा? आई की जगह 2, तो -6, जे की जगह 3, -6 प्लस 3 -3, -3 का मतलब 3/2, वेरी गुड, तो ये हो गया 3/2। फिर आ जाओ A24। अब A24 में क्या होगा? आई की जगह 2, तो -6, जे की जगह 4, -6 प्लस 4 -2, -2 का मतलब 2/2, ये हो गया 1। ये कितना हो गया आपका 1 हो गया। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका A31। A31 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया -3 +1, सॉरी। A31 का मतलब क्या हो गया? y की जगह 3, तो -9 +1, -8, -8 का मतलब 8, 8/2 4, तो ये हो गया जी 4। यहाँ पर आप लिखो 4। फिर आ जाओ A32। A32 अब ये हो गया -9 +2, 7/2, ये हो गया 7/2। फिर आ जाओ A33। तो ये तो हो गया -9, -9 प्लस ये हो गया -9, ये हो गया 3, ये हो गया -6, यानी कि 6/2 3, तो ये हो गया 3। फिर आ गया A34। अब आई की जगह क्या होगा 3, जैसे यहाँ 3 रखोगे, -9 +4 -5, -5 का मतलब 5/2, तो ये हो गया 5/2। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब आप ये वैल्यूज रखोगे तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी? अब देखो जो मैट्रिक्स ए है आपका, A11 हो गया 1/2, और A12 हो गया 1/2। A11 1 है। हाँ भाई, कोई डाउट है? बोलो बोलो, किस में डाउट है बताओ। A1, A14 दोबारा देख। A14 यहाँ पे 1 आएगा, तो -3 +4, 4 -3 1, 1/2। मोड है ना? मोडलेस में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। मोड क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा।
क्या तो रहा हूँ, जैसे 4 - 3 1 हो गया, तो 1 हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसमें पॉजिटिव ही वैल्यू आती है, नेगेटिव नहीं आती। ये जो मोड है, इट विल ऑलवेज, ये मोड क्या है देखो, ये आपको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये वैल्यू √(a²+b²) कुछ ऐसा करते थे ना। इसमें वैल्यू रूट, रूट का मतलब पॉजिटिव। पर आप इतना समझो कि मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे जो मोड है, इट विल गिव द पॉजिटिव। अब आपका जो आता है नेगेटिव वाला पॉइंट, उस पर भी आता है। मोड कहता है कि भैया मैं हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू दूं। अब अगर आप मेरे अंदर -4 रखते हो, उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव बने। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो मोड एक्स है, उसकी दो वैल्यू होती है, एक एक्स होती है और एक -x। -x कब होती है, जब हम 0 से छोटी कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो ये माइनस इसलिए लगाया जाता है उसको पॉजिटिव करने के लिए। लेकिन ओवरऑल जब हम मोड को सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू रखी जाती है, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। और कोई डाउट? ठीक है। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या आ गई जी आपकी, A11। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू होगी A11, जो आपका क्या है 1। A12 आपका 1/2। A13 हो गया 0। और A14 हो गया 1/2। अब A21 हो गया, देखो 5/2 2 3/2 1। 5/2 5/2 2 3/2 1। ऐसे 3 वाली रो देखो, 4 7/2 3 5/2। 4 7/2 3/2 3 और 5/2। 3 और 5/2 7/2 है, तो ये 7/2 है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट ये आपका हो, आसान सा दे रहा हूँ भाई, मुंह बनाओ। सर मुश्किल वाला हमें दे दिया। चलो जी, क्वेश्चन 5 भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है आपका, लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। भाई दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, क्वेश्चन ये है। देखो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती है, व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या होता है कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, एक तो वो इक्वल होंगे। अगर ये कहा जा रहा है दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब यह है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। पॉइंट नंबर 2, ऑर्डर विल बी सेम। दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। इन दोनों कंडीशन पर ही दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा A1 B4, और यहां पे लिखा 7x और 3y। तो देखो दोनों का ऑर्डर एग्री करते हो, सेम है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम, इक्वल। तो ये A11 है, ये A11 है, तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या होगी, 7। ये 1 है और ये x है, इसका मतलब x 1 के इक्वल होना चाहिए। ये b है, ये 3 है, इसका मतलब b किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। और ये 4 है और ये y है, इसका मतलब y किसके इक्वल होना चाहिए, 4। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्सरसाइज 3.1 का, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन एंड। अब देखो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल। क्या आप एग्री करते हो y विल बी इक्वल टू 4?
क्या आप एग्री करते हो z विल बी इक्वल टू 3? क्या आप एग्री करते हो 1 विल बी इक्वल टू x? एज दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो आप कहोगे बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी। ये तो आपको तीनों पार्ट्स में लिखना है, 1 में, 2 में, 3 में, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी। पार्ट 1 की बात करते हैं तो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, जैसे हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया, तो y किसके इक्वल हो गया 4 के, z किसके इक्वल हो गया 3 के, और x किसके इक्वल हो गया 1 के। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद आ जाओ पार्ट 2 में, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी। तो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या आप एग्री करते हो कि यहाँ पर जो x प्लस वाई है ये 6 के इक्वल होगा? यहाँ पे जो 5 प्लस जेड है ये 5 के इक्वल होगा, तो z की वैल्यू तो आ गई। और यहाँ पे जो एक्स वाई है ये 8 के इक्वल होगा, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/x। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, सेकेंड इक्वेशन से y को 1 में पुट करो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8/x इक्वल टू 6। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x। तो क्या आप एग्री करते हो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 जो है ये 0 के इक्वल होगा? अब 8 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 6 आ जाए। -2x -4x प्लस 8 इक्वल टू 0, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा x, ये हो जाएगा x -2 -4x -2 इक्वल टू 0। तो अगर x-2 एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा x-4, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, या तो 2 या आएगी 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ने 2 y इक्वल टू क्या था 8/x। तो अगर x इक्वल टू 2 है तो ये होगा 8/2 और ये हो जाएगा 4। और यहां से अगर आप देखो x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/4 एंड इट विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हो गया इस केस से x की वैल्यू क्या आएगी 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0 है। चाहे आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 इज क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन भी जो है आपका लॉ ऑफ इक्वालिटी पर बेस्ड है। देखो आपका क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन से ए बी सी और डी, देखो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या है, दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो कैन आई से दैट a माइनस बी विल बी इक्वल टू -1। तो पहली चीज तो मुझे समझ में आ रही है, जैसे कि आप लिखोगे बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होगा a माइनस बी विल बी इक्वल टू -1। ये आपकी क्वेश्चन 1 हो। अब देखो ए बी के साथ मुझे ए बी वाली इक्वेशन चाहिए, मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ 2ab माइनस बी इक्वल टू 0। 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इसको मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब आगे आ जाओ, ये हो गया 2a प्लस सी इक्वल टू 5। 2a प्लस सी इक्वल टू 5 इसको आप ले लो इक्वेशन 3। और इसी तरह से देखो 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये हो गया आपका 13, इसको आप ले लो इक्वेशन 4। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सॉल्विंग 1 एंड 2। जब 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इसको तो दो मर्जी लिखो, ये कैंसिल, -2 है प्लस ए क्या होगा -से। और एक्चुअली इट इज इक्वल टू -1, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 1। अब ए की जो भी वैल्यू आई है इसमें पुट करें, 1 में कर देते हैं। पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1। तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 -1 -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बी इक्वल टू हो गया 2। इसमें कोई डाउट है तो कुछ क्लियर है अंदर? ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ, अब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 2। तो मैं इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू पुट करूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3।
ए की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो सी इक्वल टू 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा सी भी आ गया, किसमें पुट करोगे 4 में। पुट सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो सी की जगह 3 रखो, तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 - 9, और ये हो जाएगा 4। ये आपका आंसर आ गया। ए क्या आ गया 1, बी आ गया 2, सी क्या होगा 3 और डी क्या होगा 4। और यही आपका क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड पुट आउट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले रिमेनिंग पहले क्वेश्चन 9 करवाओ। क्या चलो एक काम करता है, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ही करवा देते हैं। देखो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है आपका, और ये कंसेप्ट आगे भी यूज होगा आपका। द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में रो मैट्रिक्स। अब मैंने मैट्रिक्स लिखा है तो सिंगल मैट्रिक्स की बात हो रही है। रो मैट्रिक्स का मतलब अ मैट्रिक्स विद सिंगल रो, और मैट्रिक्स विद सिंगल रो। सर इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका जो ऑर्डर होता है 1 × n, यानी कि नंबर ऑफ रोज तो फिक्स है कि 1 ही होगा, कॉलम जितने मर्जी आप लिख लो। अगर 1 रो वाली मैट्रिक्स है तो हमेशा रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर 4 5 6 7, इसमें 1 रो है ना। अच्छा बताओ कॉलम कितने हैं। सर ये 1 कॉलम, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इसका ऑर्डर क्या है 1/4। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, समझ में आ गया। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से सेकंड आ गया फिर आपका कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स क्या होगा आपका कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा सिंगल कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा सिंगल कॉलम, ये देखो ऐसे। अब यानी कि जो नंबर ऑफ रोज है वो जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी देखो, इसी को आप ऐसे लिख दो 4 5 6 7। अब क्या आप एग्री करते हो कि नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पे हमारी वो कितनी है, नंबर ऑफ रोज यस 1 2 3 4। तो ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 4, लेकिन कॉलम एक ही है तो m की वैल्यू क्या होगी 4। क्लियर हो गया जी। ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसका थर्ड मैट्रिक्स आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है इसमें नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज को हम क्या कहते हैं बताओ m। इसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं जिसका ऑर्डर 2/2, आप एग्री करते हो स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूं जिसका ऑर्डर 3/3, आप एग्री करते हो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर फोर्थ मैट्रिक्स आती है आपकी, देन फोर्थ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यस डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स इसमें डायगोनल एलिमेंट जो होंगे। अच्छा डायगोनल्स बताओ, हमने क्या कहा था कि मैट्रिक्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर अरेंज। अब रेक्टेंगल की अगर मैं जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में तो 2 डायगोनल्स होते हैं। ये हो गया एक डायगोनल 1, इसको मैं D1 ले लेता हूँ। और ये जो रेड कलर से है ये डायगोनल 2, ऐसे ही होता है ना। ये हो गया D। मैट्रिक्स में अगर मैं सिर्फ 12th क्लास की बात करता हूँ आपके लेवल, आपकी हम सिर्फ स्टडी करते हैं D1, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। D1 ऐसे वाला जो टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, एग्री कर समझ में आ रही है बात। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायग्राम। फिर से बात, हायर क्लासेस में आप D2 भी स्टडी करोगे, 12th क्लास में आप D2 समझ लो है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बात किसकी हो रही है D1। तो अगर मैं आपको कुछ ऐसा कह रहा हूं
कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आर नॉट इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स तो इक्वल नहीं होते, एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो। और रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं 2 3 5, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? यस। डायगोनल में देखो क्यों पापा, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, देखो ये ऐसे 2 4 5 6 7 8, तो आप ये बताओ क्या प्रिंसिपल डायगोनल पूरा बन रहा है? यहाँ पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो कंडीशन तो यहाँ पे कॉमन रहेगी कि भैया ये है क्या? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स है आपकी वो क्या है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट वो जीरो होने चाहिए। ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल में नहीं, जो प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं है वो सारे नॉन डायगोनल। समझ में आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स की कितनी कंडीशन होती है? 3। पहली कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब इसका बता दो ऑर्डर क्या है? 3 बाय 3। कंडीशन नंबर 2 कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब ये वाले, ये आपने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब आपके लिए क्या? प्रिंसिपल डायगोनल, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, वो आपके क्या होंगे? इक्वल नहीं होने चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? वो जीरो। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद आ जाओ जी आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन यही आता है, सर क्या ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? तो इसका आंसर है यस। स्केलर मैट्रिक्स की कैसी मैट्रिक्स होती है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are equal। फर्क समझ में आ रहा है? इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल है और वहां इक्वल नहीं थे। whose diagonal elements are equal, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे भी क्या होंगे? जीरो। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो देखो ये आपका हो गया से 2 2 2, 0 0 0 0। अब ये 2 2 2 3 3 3 कुछ भी हो सकता है, पर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपके? जीरो। ये भी हो गया जी। चलो जी आगे चलते हैं। कितनी हो गई? 5। 6 आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 हो गया आपका आइडेंटिटी। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब मैट्रिक्स में होता है 1। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का मतलब क्या है? 1। यानी कि पहली बात तो ये भी क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन नंबर 1। और इसमें क्या होता है? जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, यस, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 होंगे। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सब किसके इक्वल होंगे? 1। देखो स्केलर में जो है 1 1 1 ही, 2 2 2 3 3 3, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 1 1 ही होगा। इनफैक्ट अगर 1 1 1 होंगे तो हम उसको स्केलर नहीं बोलेंगे, हम उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। रादर देन टू से स्केलर। स्केलर का मतलब हो गया, हालांकि ये स्केलर है, हाँ स्केलर है ही, पर क्या यही स्केलर है? नहीं। 2 2 2 3, लेकिन स्पेसिफिकली फिर इसको क्या कह सकता है? आइडेंटिटी। कौन सी स्केलर मैट्रिक्स है, कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे कि ये हो गया 1, देन 1, ये तो हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। ऑर्डर क्या है? 3 बाय 3। अब आप देख सकते हो। बोलो भाई समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी।
कोई भी दीजिए नंबर और रोज कॉलम इक्वल हो, 2 बाय 2 बना के दिखा दो। ये लो जी, 2 बाय 2 बन गया, 1 0 0 1। बस नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। इसी में अगर आप डायगोनल एलिमेंट में 3 3 कर दोगे, ये हो जाएगा स्केलर। 3 4 कर दोगे तो 2 बाय 2 की क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक मैट्रिक्स और कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। और ये हो गई आपकी जीरो मैट्रिक्स, जो आपके बड़ी काम की चीज है। और नल मैट्रिक्स, आए दिन आप ये मैट्रिक्स तो देखते ही रहते हो, है ना। जीरो नल मैट्रिक्स, सिंबल भी इसका कुछ ऐसे होता है, पर इसमें थोड़ा हार्ड उस पर रहेगा। सिंपल जीरो नहीं होगा, अगर ऐसे डार्क शेडेड है तो ये जो जीरो है, जीरो मैट्रिक्स का सिंबल। ठीक है, इसमें क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है, सभी एलिमेंट जीरो होंगे। बोलो सर जीरो से तो हमारा बहुत गहरा नाता है। चलो फिर, तो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब आप खुद ही बता दो, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या लगता है। कहता है एक ऐसी मैट्रिक्स, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब कोई भी मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब m इक्वल टू एन हो। m इक्वल टू एन होगा। चलो जी, ये भी हो गया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा जा रहा है देखो, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। आपको कहा जा रहा है दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो। देखो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि ऑर्डर तो आपको देख के अगर उसने पूछा तो ये तो बात पक्की है कि ऑर्डर तो सेम ही देगी। अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं इक्वेट करता हूँ, तो क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर ये फिर आपका 3x + 7 0 के इक्वल होगा। और जैसे ही मैं 3x + 7 को 0 से इक्वेट करूंगा, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/3। अगर यहां से x की वैल्यू -7/3 आ रही है, तो यहां से भी यही आनी चाहिए। तो पहले x को चेक कर लो, तो 2 - 3x किसके इक्वल होगा, -3x क्या हो जाएगा, 2। और x इक्वल टू क्या, सेम वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो नॉट पॉसिबल टू। वाई, बिकॉज x वेरिएबल हैज डिफरेंट वैल्यू। बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की सेम वैल्यू होती है। यानी कि अगर यहां से जो x की वैल्यू चाहे यहां पर रखो, फिर x को मैं कहीं भी रखूं सेम आएगा। एज x हैज टू डिफरेंट वैल्यू, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यानी कि हम x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते जिससे दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रही है? चले आगे, ठीक है। चलो जी, और उसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बट नॉट लीस्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर, और ये भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहने के लिए एमसीक्यू है लेकिन एग्जाम में कितनी बार पूछा गया काउंटिंग भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा वैसे, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ, इतना तो याद होगा कि आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ एफपीसी, नंबर ऑफ बेस, पढ़ा था ना। वो यहाँ पे यूज कैसे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। तो पहले मैं एक ऑर्डर बना देता हूँ 3/3। क्या होगा, 3 रोज 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। वो ये कह रहा है जैसे ये वाला एलिमेंट A11, यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज है, 2। इस पोजीशन को फिल करने के लिए 2, इसके लिए भी 2। तो सारे एलिमेंट्स की जो पोजीशन है उनको हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 2 की पावर 9। 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 9 क्या होगा, 5 1 2। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस आप बना सकते हो, 5 1 2 मैट्रिक्स बना सकते हैं इस कंडीशन के साथ। समझ में आ गया, कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, 5 1 2। अब नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो। आगे समझ में, ठीक है। इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 3.1 होती है कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel.
एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।